हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू सिविल सर्विस स्क्वायर। हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री की जर्नी शुरू किया है और उसमें से जो हम गवर्नर जनरल को पढ़ रहे हैं, तो आज हम गवर्नर जनरल के थर्ड और लास्ट पार्ट पर हैं। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये समझ लें कि जो हमारा पोर्शन है गवर्नर जनरल का, उसमें ये जो तीसरा और आखिरी पार्ट है, ये तीनों जब आप मिला के रिवाइज करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में इन्हीं तीनों पोर्शन से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इनके बाद जो वॉइस रॉयज या गवर्नर जनरल कह लें, दोनों एक ही चीज़ है, उनके जब रोल्स आएंगे तो हम धीरे धीरे उसको टाइम बाय टाइम डिफाइन करते हुए जाएंगे। तो हमने अभी तक लॉर्ड लिट्टन पढ़ा था। आइए अब हम शुरू करते हैं लॉर्ड रिपन से। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक था, लेकिन 1866 से 68 के मध्य ये भारत का सचिव रहा था। ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि लॉर्ड रिपन लॉर्ड बनने से पहले, यानी कि वॉइसरॉय बनने से पहले 1866 से 68 तक क्या था, तो ये आप भूलेंगे नहीं। अच्छा, लॉर्ड रिपन को सज्जन या भला रिपन कहते थे। हुआ ये था कि लॉर्ड रिपन आया था लिट्टन के बाद, और लिट्टन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्रूर और जिसे आप कह सकते हैं कि खतरनाक टाइप का जो है वो गवर्नर जनरल था। तो जब लिट्टन के कार्यकाल के बाद रिपन आता है तो वो काफ़ी जिसको कहते हैं कि उदारवादी टाइप का इंसान था, तो इसकी वजह से लोगों में उसके प्रति काफ़ी सहानुभूति थी। तो आइए देखते हैं कि लॉर्ड रिपन किस तरह का गवर्नर जनरल था। देखिए, 1881 में इन्होंने सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई थी। देखिए, 1800 इसके पहले प्रायोगिक जनगणना हुई थी, मैंने आपको बताया था, लेकिन 1881 में प्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। वहीं अगर 1881 ईस्वी की बात करें तो यह प्रथम कारखाना अधिनियम पारित करके लाए थे। देखिए, कारखाना अधिनियम क्या है, आइए देखते हैं कि 100 से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों पर यह लागू होगा। ऐसा कारखाना जहां पर कि 100 से अधिक श्रमिक काम करते हैं, वहां पर लगेगा कारखाना अधिनियम। वहीं 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। ये जो 7 वर्ष से कम, पहले क्या होता था कि गरीबी के कारण छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता था, तो इस अधिनियम में था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इसमें काम नहीं कर सकते, और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए 9 घंटे निर्धारित कर दिए गए थे। हालांकि ये नियम अच्छा था, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स जो थे वो राष्ट्रवादी लोगों को पसंद नहीं आए, इसीलिए राष्ट्रवादियों ने इस कारखाना अधिनियम का कर दिया विरोध। तो ये जो कारखाना अधिनियम लाने का श्रेय है, ये भी रिपन को जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। देखिए, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये लिट्टन लाए थे 1878 ईस्वी में। इसको इन्होंने रद्द कर दिया, यानी कि अब आप अपने देसी लैंग्वेज में, वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी लैंग्वेज, जो जैसे बंगाल वालों की बंगाली है, मराठियों की मराठी है, तो इस तरह से जो है अपने देसी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर नहीं छापने दे रहा था लॉर्ड लिट्टन। तो जो है 1882 में इस नियम को खत्म कर दिया गया। वहीं 1882 ईस्वी में शिक्षा सुधार के लिए हंटर कमीशन बनाया गया। आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हंटर कमीशन शिक्षा सुधार से संबंधित है, और हंटर कमीशन कई एक बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि हंटर कमीशन जो है किस चीज से रिलेटेड है, तो ये शिक्षा सुधार से रिलेटेड है। तो शिक्षा सुधार के लिए हंटर कमीशन बनाया गया, और यह प्राथमिक शिक्षा का दायित्व नवगठित स्थानीय निकाय को दिया जाए। मतलब जो बच्चों का प्राथमिक शिक्षा है, वो जो नवगठित स्थानीय निकाय है, स्थानीय स्वशासन पे भी रिपन का बहुत ज़्यादा जोर था। इसीलिए आप देखेंगे कि मैंने शुरू में बोला कि इन्हें कहा गया है सज्जन रिपन या भला रिपन, वो इसी कारण से कहा गया था। अब आइए चलते हैं 1882 में स्थानीय स्वशासन में क्या बदलाव लाया इन्होंने। आइए देखते हैं। नगर पालिका, नगर बोर्ड की स्थापना करी इन्होंने। निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या अधिक, स्थानीय विषयों पर अधिकार दिया गया, यानी कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या अधिक कर दी गई, स्थानीय विषयों पर अधिकार उन्हें दिया गया। वहीं वित्तीय स्रोत उपलब्ध करवाए तथा कर लगाने का अधिकार दिया। एक तरह से जो स्थानीय स्वशासन था उसकी रीढ़ यहाँ पर तैयार हो गई कि स्थानीय स्वशासन पे जोर, उन्हें वित्तीय स्रोत दिया। देखिए, कोई भी शासन के लिए वित्त का होना बहुत जरूरी है, और वित्तीय स्रोत उपलब्ध करवाए इन्होंने, तथा कर लगाने का अधिकार दिया। जहां से कि स्थानीय स्वशासन को पैसा आएगा, उसका अधिकार भी उन्होंने उसे दिया। वहीं रिपन के अनुसार स्थानीय स्वशासन में देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया था कि रिपन के अनुसार
किसने कहा था कि स्थानीय स्वशासन से देश की राजनीतिक शिक्षा प्रारंभ होती है? यानी कि जो राजनीतिक शिक्षा है, आज भी आप देखेंगे कि गांवों में जब इलेक्शन होता है तो आपको जो है असली डिसीजन वहां समझ में आता है कि कितने छोटे लेवल पे कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। गांव को हर किसी का इन्वॉल्वमेंट होता है उस पॉलिटिक्स में, और वहां से वो जान पाते हैं कि रियल पॉलिटिक्स क्या है। तो स्थानीय स्वशासन से देश की राजनीतिक शिक्षा प्रारंभ होती है। आइए अब चलते हैं इल्बर्ट बिल विवाद। इनके शासनकाल में एक इल्बर्ट बिल आया और उसमें विवाद हुआ। क्या था इल्बर्ट बिल, देखते हैं कि जो भारतीय न्यायाधीश होंगे वो अंग्रेज मुजरिमों के मुकदमे नहीं सुन सकते। भले ही आप न्यायाधीश हो, आपका पद उनसे ऊंचा है, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश हैं, वो अपने आप में एक सुपीरियर रेस है, तो आप उनका केस नहीं सुन सकते। ये था नियम। इसीलिए जाति भेद पर आधारित इस न्यायिक अयोग्यता को दूर करने के लिए पीसी इल्बर्ट, जो कि उस टाइम के लॉ मेंबर थे, द्वारा यह विधेयक लाया गया। इल्बर्ट एक विधेयक लाते हैं कि ऐसा नहीं है, जो अंग्रेजी या यूरोपीय जो कैदी है उनके जो है केस भी भारतीय न्यायाधीश सुनेंगे। पर इसका विरोध कर दिया अंग्रेजों ने। उन्हें लगा अरे ये तो हमारे सुपीरियरिटी के खिलाफ हमला है। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। इसे दूसरा श्वेत विद्रोह कहते हैं। अच्छा, इससे पहले एक पहला श्वेत विद्रोह हुआ था। वो हुआ था कि रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे अंग्रेजों के भत्ते को चेंज किया गया था सैनिकों के, तो उसके लिए उन्होंने विद्रोह किया था। श्वेत मतलब जहां विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेज ही अंग्रेजों के खिलाफ, ये आप आगे देखेंगे। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। अतः विधेयक में संशोधन करके ज्यूरी का प्रावधान किया गया, जिसके 12 सदस्यों में आधे से अधिक यूरोपीय होंगे। मतलब एक ऐसी ज्यूरी बैठेगी केस सुनने जिसके 12 सदस्य में से आधे से अधिक, या तो 7 या 8 यूरोपीय होंगे। इसका मतलब है कि अंततः ये बिल जो है चेंज कर दिया गया और यूरोपियों को वरीयता दी गई। इस विधेयक ने भारतीयों में राष्ट्रीयता जगाने का कार्य किया। ऑब्वियस सी बात थी, भारतीयों को बहुत बुरा लगा कि उनके कैदियों को सजा हमारे न्यायाधीश नहीं दे सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं किस स्तर पर वो अपने कैदियों को देख रहे हैं और हमारे न्यायाधीशों को देख रहे हैं। ये बात भारतीय जो है राष्ट्रीय लोगों को, राष्ट्रवादी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और इसी बात ने बहुत हद तक भारतीय राष्ट्रीयता को जगाने का काम भी किया। अच्छा, उल्लेखनीय है कि प्रथम श्वेत विद्रोह, जो मैंने आपको पहले बताया था, रॉबर्ट क्लाइव के समय बंगाल प्रेसिडेंसी में सैनिकों के दोहरे भत्ते बंद कर देने पे हुआ था। ठीक है। अच्छा, एक लाइन आता है श्वेत व्यक्ति का भार। यह सिद्धांत दिया था रुडयार्ड किपलिंग ने इसी टाइम पे। श्वेत व्यक्ति का भार यानी व्हाइट मेंस बर्डन कहते हैं इसको इंग्लिश। अच्छा, ये जो रचना है ये जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, ये बहुत उस टाइम के बहुत बड़े पोएट थे और ये भी यूरोपीय थे। इन्होंने सही ठहराया था यूरोपियों को कि वो जो है हम जैसे लोगों को, भारतीयों को सभ्य बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये उनके ऊपर भार है। ये काफ़ी मतलब ये जो मानसिकता है ये उपनिवेशवाद को सही ठहराने यानी अंग्रेजों को सही ठहराने वाली मानसिकता है, जिसका समर्थन भारतीयों ने बिल्कुल भी नहीं किया था। वहीं 1881 में मैसूर वहाँ के राजा को पुनः लौटा दिया। मैसूर जो है वहाँ के राजा को लौटा दिया गया, जो वुडियार डायनेस्टी से थे। अब मिस्र में सेना भेजने के प्रश्न पर रिपन ने इस्तीफा दे दिया। मिस्र में सेना भेजने की बात कही जा रही थी और इसी मसले पर रिपन ने अपना इस्तीफा दे दिया। बात करें, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। ये किसने कहा है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उन्होंने भारत का उद्धारक कहा है लॉर्ड रिपन को। इनके बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन। 84 से 88 इनका शासनकाल है। इनके शासनकाल में सिर्फ 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई और 1885 से 88 तक तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लेंसडाउन। लेंसडाउन 1888 से 94 तक रहते हैं। डूरंड को भारत अफगानिस्तान सीमा विवाद सुलझाने के लिए भेजा गया। देखिए, भारत अफगानिस्तान की जो लाइन है उसे डूरंड लाइन इसीलिए कहते हैं कि डूरंड ने इस मसले को सुलझाया था। उनके टाइम में मणिपुर में बहुत बड़ा विद्रोह हो गया था और इन्होंने दूसरा कारखाना अधिनियम, पहला जो रिपन लाए थे, ये दूसरा कारखाना अधिनियम लेके आए, जिसके तहत
50 श्रमिकों वाले कारखानों पर, यानी पहले 100 श्रमिकों वाले कारखाने पर यह लागू था, अब 50 श्रमिकों वालों पर यह लागू हो गया। इसका मतलब है छोटी फैक्ट्रियों को भी अब कंट्रोल में करना था। 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखाना में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने। वहीं 9 से 19 साल तक के बच्चों की कार्य अवधि घटाकर 7 घंटे कर दी। महिलाओं के लिए 11 घंटे से अधिक का कार्य नहीं, सुबह 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक कर दिया गया। अब आते हैं एल्गिन टू। इनका कार्यकाल है 1894 से 99। अकाल के लिए इन्होंने जेम्स लॉयल आयोग की स्थापना की। वहीं एल्गिन ने भारत के विषय में कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही राज किया जाएगा। ये कितनी जो मानसिकता है, ये आपको समझ में आएगी कि इनका कंट्रोल करने का जो तरीका था वो सिर्फ दमन था कि तलवार के बल पे हमने जीता है और तलवार के बल पे ही हम कंट्रोल करेंगे। तो ये तो बात रही एल्गिन टू की। अब आते हैं उसके बारे में जिसके बारे में बाल गंगाधर तिलक ने इसे औरंगजेब से तुलना की थी। यह है लॉर्ड कर्जन। और यहीं तक हम आज पढ़ेंगे कि 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का कंट्रोल रहा। 1899 में वह भारत और भारतीय विषमताओं के विषय में उन सब वायसरायों से अधिक जानकारी रखता था जो किसी को भी अपनी नियुक्ति के समय थी। मतलब जो कर्जन था वो भले ही वायसराय नहीं था, लेकिन भारत में जो प्रॉब्लम थे, भारत में जो विषमताएं थी, उनके बारे में किसी भी वायसराय से अधिक ज्ञान था इसे। कर्जन का क्या कहना था कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को प्रमाण पत्र कभी नहीं मिलता। मतलब उसका कहना था जो पूर्व यानी कि भारत है, ईस्ट की जो कंट्री है, ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पर कभी भी कितना भी आप कंट्रोल कर लो, आपको कभी भी आपका प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा कि आपने अच्छा किया। तिलक ने कहा था कैसा दुर्भाग्य है कि अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों एक साथ भारत आए। ये तिलक जो है, तिलक के द्वारा कहा गया लाइन है, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा कहा गया लाइन है। और ये काफ़ी कंपैरिजन देखिए उन्होंने, अकाल, प्लेग और कर्जन यानी तीनों एक ही श्रेणी की चीज़ बताया है उन्होंने। कर्जन को अकाल और प्लेग से उन्होंने तुलना की है। अच्छा, उसके टाइम में सर एंटनी मैकडोनल के अंडर अकाल आयोग बनाया गया। कार्यशक्त लोगों को कार्य करने की ही सहायता मिलनी चाहिए, ठीक है, अकाल आयोग का ये कहना था। वहीं कॉलिन स्टॉक मॉन्फ्रिक ने के अंडर बनाया गया सिंचाई आयोग 1901 में। 4.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त धन आगामी 20 वर्षों में सिंचाई व्यवस्था पर व्यय किया जाए, ये इस आयोग का कहना था। तो सिंचाई आयोग कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंचाई आयोग किसके अंडर बना था, तो कॉलिन स्कॉट मॉन्फ्रिक के अंडर। और इसमें कितने रुपए का प्रावधान कितने वर्षों के लिए था, तो ये 4.5 करोड़ रुपए और 20 वर्षों के लिए। अब आते हैं एंड्रू फ्रेजर। पुलिस आयोग 1902 में गठन किया गया पुलिस आयोग एंड्रू फ्रेजर के नाम पे पटना में एक रोड है, फ्रेजर रोड, आप सबको पता होगा। प्रांतीय पुलिस की स्थापना करी इन्होंने। उच्च पदों पर सीधी भर्ती इसके अंडर थी। वेतन व संख्या वृद्धि करी गई और केंद्रीय गुप्तचर बोर्ड की नियुक्ति भी की गई। वहीं टॉमस रेले की अगर बात करें, देखिए बहुत सारे चेंजेस लाया कर्जन ने। जैसा कि हम शुरू में बात कर रहे थे कि कर्जन को बहुत आइडिया था भारत के प्रॉब्लम्स का, तो आके उसने प्रॉब्लम्स पे भी काम करना शुरू किया। और उसके रिजीम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसने क्रिएट भी किया था, बंगाल विभाजन करके। टॉमस रेले विश्वविद्यालय आयोग बनाया 1902 में। अच्छा, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में क्या था, 2 भारतीय सदस्य थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी, ये आप नहीं भूलेंगे। इसने क्या किया, विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया। सीनेट में सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और सीनेट के निर्णय पर गवर्नर जनरल को वीटो दे दिया गया। कॉलेजों के विश्वविद्यालय से संबद्धता की शर्तें कठिन कर दी गई, ज़्यादा से ज़्यादा कठिन बनाई गई कि कॉलेजों को जो है जिसको कहते हैं एफिलिएशन में दिक्कतें ज़्यादा कर दी गई। और विश्वविद्यालय में अनुसंधान, रिसर्च को बढ़ाया गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इन सब का लक्ष्य बहुत बढ़िया था, इसका मुख्य लक्ष्य सिर्फ एक था, राष्ट्रवादी तत्वों को कुचलना। क्योंकि देखिए कॉलेज एक ऐसी जगह है स्कूल पास करने के बाद जहां विद्यार्थियों के जो है कच्चे घड़े के रूप में विद्यार्थी जाते थे। तो प्रोफेसर्स उनको जो बातें बताते थे, जो उनको समझाया जाता था किस तरह से उपनिवेश जो नीति है अंग्रेज़ों की अच्छी नहीं है, तो इससे क्या होता था, एक बड़ा तबका तैयार हो जाता था अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। तो उसको कुचलने के लिए ये सारे नियम बनाए गए। अच्छा, रॉबर्टसन के अंदर रेलवे सुधार किया गया। सबसे अधिक रेलवे लाइन इसी के शासनकाल में बिछाई गई। फिर आता है सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904।
किसानों को कम दर पर उधार उपलब्ध कराने हेतु ये अधिनियम आया था। फिर आया भारतीय टंकण तथा पत्र मुद्रा अधिनियम 1899। आप देख रहे हैं कि करजन के शासनकाल में बहुत सारे नियम लाए गए, बहुत सारे आयोग बने हैं। तो आप इसे एक बार बहुत अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ये सवाल सीधे पूछे जाते हैं। अंग्रेजी पाउंड को भारत में विधिग्राह्य बनाया गया, यानी 1 पाउंड बराबर 15 रुपया उस टाइम बना दिया गया। रुपए को स्वयं प्रभाव पर रखा गया। अच्छा, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लाया गया। जो प्राचीन स्मारक, जिसको आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स कहते हैं, वो अधिनियम लाया गया कि ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण किए जाएंगे। 50,000 पाउंड की धनराशि भी दी गई और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की गई। जो करजन था उसे काफ़ी इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजी में, इसकी वजह से यहाँ पर उसका इंटरेस्ट हमको देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर बात करें हम, तो तिब्बत में रूसी गतिविधियों को कम करने के लिए यंग हसबैंड के नेतृत्व में सेना भेजी गई 1903 में। दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भाग गए। वह यंग हस्बैंड ने लहासा को पूरी तरह से घेर लिया। तिब्बत पर इन्होंने जुर्माना लगाया 75 लाख रुपए, यानी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का युद्ध हर्जाना थोप दिया गया। इसकी जमानत के रूप में 75 वर्षों के लिए जो चुंबी घाटी है, सिक्किम व भूटान के बीच ये पड़ती है, उसको ले लिया गया हर्जाने के रूप में, जमानत के रूप में। लेकिन 1908 में युद्ध हर्जाना 25 लाख कर दिया गया और चुंबी घाटी को वापस लौटाया गया। बात करें अगर दूसरी तरफ हम फारस की खाड़ी में, तो फारस की खाड़ी में यूरोपीय शक्तियों की गतिविधि को रोकने के लिए करजन ने ईरान पर दबाव बनाया। देखिए, अंदर भी नीति बना रहा था और ये बाहर की भी नीति इसकी देखने को मिल रही है। इसका मुख्य सेनापति लेकिन किचनर से सैनिक सदस्य की नियुक्ति पर विवाद हो गया, जिसके कारण करजन ने इस्तीफा दे दिया। और करजन के शासनकाल में 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें भारतीय राजा महाराजाओं की विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी गई। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि गोखले ने करजन की तुलना औरंगजेब से की। मॉन्टेग्यू कहते हैं कि करजन उस मोटर चालक के समान है जो अपना सारा समय मशीन के भिन्न भिन्न भागों को पॉलिश करने में लगा देता है, परंतु मोटर को चलाना नहीं, क्योंकि यह ज्ञान ही नहीं है कि जाना कहाँ है। वो हर चीज़ कर रहा है पर उसे डायरेक्शन नहीं पता है। देखिए, बंगाल विभाजन जो है ये बहुत बड़ी घटना थी जो करजन के शासनकाल में हुई थी। करजन ने इसको नाम तो दिया था कि बंगाल विभाजन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, पर करजन का एक सूत्री दिमाग में यह था कि राष्ट्रवाद बढ़ रहा है बंगाल के रीजन से, तो उसको कुचला जाए और बंगाल को 2 भाग में विभाजित किया जाए। आगे सेपरेट टॉपिक आएगा जिसमें हम पूरा का पूरा बंगाल विभाजन पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे किस तरह से करजन ने इस नीति को अपनाया था। बाकी दोस्तों, अब तक जितने भी हमने गवर्नर जनरल पढ़े, शुरू से लेकर करजन तक, आप सबको रिवाइज कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि इन्हीं सब से कम हर एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का। और जो बाकी आगे आप 1857 की क्रांति आने वाली है, उसके लिए आप खुद को रेडी रखें, क्योंकि अब यहां से जो 1857 की क्रांति शुरू होगी, ये क्रांति का एपिसोड देखने को मिलेगा आपको, किस तरह से लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।